हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ वेंजो पर। मैं जाओ जीशु ले आई हूँ आप सभी के लिए आफ्टर कन्फेस और लव का नेक्स्ट पार्ट। पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इसके लिए बहुत ज़्यादा आप सभी को इंतज़ार करवाती हूँ, जो कि हो जाता है मेरे से। मैं ऐसा नहीं करना चाहती हूँ पर होता है। खैर चलिए मैं इसका शुरुआत करती हूँ, पर उससे पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ही चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइए कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही है या बुरी लग रही है। अगर बुरी लग रही है तो बुरे में क्या आपको बुरा लग रहा है, ताकि आप लोग मुझे बताएं तो मैं थोड़ा इम्प्रूव कर पाऊँ। खैर मेरे पास मेरी एक गुरु है जो हमेशा ही मुझे इम्प्रूव करने के लिए मदद करती है, पर फिर भी मैं उनको निराश कर देती हूँ। पर खैर मैं आप लोगों से भी चाहती हूँ कि आप लोग भी मुझे थोड़ा कुछ बताएं ताकि मैं आगे इम्प्रूव अच्छा कर पाऊँ। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत उसी सीन से होती है जहाँ पर ख़त्म हुई थी। हमारे यीशु जो अभी भी रो रहे थे, उनकी आंखों से वही लगातार आंसू बह रहे थे। वेन और यीशु दोनों के दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे, एक दूसरे को ग्रैब करके रखे हुए थे। अभी अपने वेन धीरे से उठते हैं, यीशु को उठाते हैं, उनके आंसू पोंछते हैं और किचन से लेकर उसे वही लिविंग रूम तक के ले जाते हैं। वही सोफे पर बिठा देते हैं, फिर पानी देते हैं। पानी देकर पूछते हैं, मास्टर शू क्या हुआ है, आप रो क्यों रहे हैं, कुछ कहिए ना मास्टर शू। अभी यीशु कुछ कहने को तैयार नहीं थे। वो वही धीरे धीरे जो सिसकियाँ होती है वो सिसकियाँ ही ले रहे थे। उनसे पानी भी पिया नहीं जा रहा था। जब वो पानी पी रहे थे तो पानी में भी वो बुलबुले छोड़ ही दे रहे थे। अब वो पानी जैसे तैसे करके सिर्फ आधा ग्लास ही पी पाते हैं, साइड में रख देते हैं उस ग्लास को। और वो जैसे ही ग्लास को साइड में रखते हैं तो ग्लास को साइड में रखते बराबर वो वेन को देखने लगते हैं। वेन की आंखों से जो इतने आंसू बह गए थे, वो उसकी आंखें बिल्कुल ही लाल हो गई थी। या यीशु की भी आंखें लाल दिख रही थी। वेन पूछता है, बार बार बोलता है, मास्टर शू हुआ क्या है, आप कह क्यों नहीं रहे हैं आखिर, मास्टर शू कहिए ना। अभी यीशु बस वेन को देखने लगता है, वेन के पास आता है और उसके बालों को थोड़ा सा सहलाता है। फिर उसके कानों के पीछे हाथ रखता है, कानों के पीछे हाथ रख कर फिर उसके बालों को हल्का सा पकड़ लेता है और फिर पकड़ के उसे देखने लगता है। अभी वेन नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यीशु ऐसा क्यों कर रहा है, वो बस उसे देखते रहता है। अब अपना यीशु अपने दूसरे हाथ को भी वेन के दूसरे साइड मतलब कि सर के पीछे ही ले जाता है और दोनों हाथ से उसके बालों को पकड़ लेता है। वेन के बाल जो ग्रैब किए गए थे वो टाइट नहीं थे ऐसे कि उसे हर्ट हो, वैसे बिल्कुल भी टाइट नहीं थे, वो हर्ट करने लायक नहीं था। बस वो उसे पकड़ लेता है, पकड़ करके उसे अपने करीब खींचता है वेन को और उसके फोरहेड पर एक किस करता है। अभी वेन ये नहीं समझ पाता कि आखिर मास्टर शू ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपना यीशु उसके फोरहेड पर किस करता है, फोरहेड पर किस करते हुए ही सीधे कहता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी। वेन कुछ नहीं समझ पाता कि आखिर यीशु ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर वो उससे माफ़ी क्यों मांग रहा है। वेन के कुछ समझ में नहीं आता और वो कहता है, मास्टर शू पर हुआ क्या है, आखिर आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, आखिर आप रो क्यों रहे थे, हुआ क्या है मास्टर शू। और अभी भी वेन के आंखों से वो जो आंसू थे वो गिर ही रहे थे, वो आंसू गिरना बंद नहीं कर रहे थे। अभी यीशु कुछ नहीं कहता है, बस वो वैसे ही रहे रहे अचानक से अपने वेन को किस करने लग जाता है। लगभग 1 मिनट की किसिंग के बाद जैसे ही अपने यीशु ने वेन को किस करना शुरू किया था, पता नहीं क्यों वेन खुद को नहीं रोक पाता। वेन भी अपने यीशु को किस करने लगता है। 1 मिनट तक दोनों के दोनों एक दूसरे को किस करते रहते हैं।
जैसे इन लोग किस कर रहे थे, दोनों की आंखों से आंसू वैसे ही गिरते जा रहे थे, गिरते गिरते जो कि अब वो दोनों के गाल से टकरा के नीचे नींद तक जा रहे थे। अब अचानक से डोरबेल बजती है। डोरबेल की आवाज़ से ही दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं और दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। अभी जीशु वेन से दूर हटता है सिसकियों के साथ ही और कहता है, आई एम सॉरी वेन, लव वेन, आई एम सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। वो ऐसा ही कहता है, अपने आंसुओं को पोंछता है और आंसुओं को पोंछते ही दरवाज़ा खोलने के लिए सीधे वही मेन डोर के पास जाता है। अब जैसे ही वो जाकर मेन डोर खोलता है, यहाँ वेन अपने आंसुओं को पोंछ लेता है, सीधे वहीं पर सोफे पर बैठ जाता है और बैठ के वो देखता रहता है। अभी सामने से किसी की एंट्री होती है। झाऊ ने दरवाज़ा खोल दिया था। दरवाज़ा खोलते ही ये एक शख्स थे जो कि आते ही सीधे अपने जीशु को गले से लगा लेते हैं और गले से लगाते ही उससे कहते हैं, और मेरा शेर क्या कर रहा है। अभी अपने जीशु जो अभी अभी रोए थे, उनका कुछ कहने का मन नहीं था, पर फिर भी वो बड़ी मुश्किल से कहते हैं, हाँ चाचा गाँव, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं। अभी अपने चाचा गाँव जो कि अपने गाँव चौंग हैं, वो कहते हैं, हाँ मैं तो बहुत अच्छा हूँ, चलो तुम बताओ तुम्हारा बिजनेस कैसा चल रहा है। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं, बहुत अच्छा चल रहा है, अंदर आइए ना। अभी अपने गाँव जो कि अंदर आ जाते हैं और वो अंदर आके कहते हैं, और सब अच्छा चल रहा है। अभी अपने जीशु हाँ कहते हैं। अभी गौचोंग को देखते ही अपना वेन खड़ा हो जाता है। अभी गौचोंग उसे देखते हैं तो पूछते, ये कौन है। अभी अपना जीशु बताता है कि वो उसका सेक्रेटरी है। तो गौचोंग पूछते कि यह क्या कर रहा है। तो वो बताते हैं कि बस मैं कुछ काम के सिलसिले में ले आया था। और अभी भी इन लोग एक दूसरे से नज़र नहीं मिला रहे थे। जीशु जो माफ़ी मांग के रखा हुआ था और वेन भी जो चुपचाप सा ही था। अब वो गौचोंग से मुलाकात करता है, अपना इंट्रोड्यूस देता है और फिर कहता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे जाना होगा। अभी अपने जो जीशु है वो कहते हैं, ओके जाकर मैसेज कर देना। अभी अपना वेन हाँ कहता है, उस जगह से निकल जाता है। अब निकलते ही अपना वेन जो दरवाजे से बाहर निकल गया था, वही अपने जीशु के घर के बाहर निकल गया था। अब वो घर के बाहर निकलते ही मेन रोड में चलने लगता है। इस वक्त पर उसे टैक्सी नहीं मिल रही थी, वो बस चुपचाप चला जा रहा था। बार बार देख रहा था कि उसे टैक्सी मिल जाएंगी। अभी वो चलते चलते उसके दिमाग में यही बात चलने लगती है कि कैसे कैसे जीशु रो रहा था। वो बार बार कह रहा था कि वो उसे खोना नहीं चाहता, वो उसे खोना नहीं चाहता, पर ऐसा क्यों था। आखिर वो क्यों उसे खोने से डर रहा था। और ये क्या था, उसके मास्टर शो ने उसे किस किया, उसने जिससे वो प्यार करता है पर वो कह नहीं पाता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उससे डरता है। ये क्या था, वो यही सब चीज़ें सोचने लगता है, उसके दिमाग में चलने लगती है। अब चलते चलते ही अचानक से अपना वेन जो अपने धुन में था, वो चलते चलते वही बीच रोड में आ चुका था। हालांकि वो साइड रोड में ही चल रहा था, पर अभी वो बीच रोड में आ चुका था। अब अचानक से ही सामने से एक कार आ रही थी जो कि बार बार हॉर्न दे रही थी। वो बार बार हॉर्न दे ही जा रही थी, हॉर्न की आवाज़ भी आ रही थी, पर शायद वेन सुनने की हालत में नहीं थे। वो शायद अपनी सुनने की शक्ति खो चुके थे तब तक के। उनके दिमाग में अपने जीशु की ही बातें चल रही थी, उनका बार बार कहना, उनका रोना कि उसे खो नहीं सकते हैं, और फिर माफ़ी मांगते हुए उसे किस कर लेना। वो हर एक चीज़ को सोचने लगते हैं, वो सोचे ही जा रहे थे। कार वाला जो हॉर्न बजा ही रहा था। अब एक ऐसा वक्त आता है जब कार वाला गलती से अपने वेन को गाड़ी लगा देता है। लाइक अब एक्सीडेंट हो जाती है। वेन से जो गाड़ी टकराई थी
वो सीधे ही अपने वेन थोड़ा उछल के आगे जाते हैं। उछल के वो जैसे ही आगे जाते हैं, अभी 3 बार वो रोल ऑन होते हैं। 3 बार रोल ऑन होने के बाद सीधे वो नीचे थप से हो जाते हैं। अब नीचे थप से होने के बाद जैसे ही वो नीचे थप से होते हैं, थप से होते ही अचानक उनके होठों के पास से खून आने लगता है। सर पर हल्की चोट आ गई थी। जैसे ही ये एक्सीडेंट होता है, अचानक से हम यीशु को देखते हैं जो अचानक ही उठ के चिल्लाता है, लविन। वो ऐसे ही चिल्लाता है और वापस बैठ जाता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उसका शरीर जैसे कांपने सा लग जाता है। अभी गाओचोंग आके अपने जाऊ को संभालते हैं, उसे सहलाने लगते हैं, उसके पेट को सहलाते हैं, बैक साइड को, और कहते हैं, यीशु क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? तुम अचानक ऐसे क्यों चिल्लाए? क्या हुआ है यीशु? यीशु कुछ कह नहीं रहा था। उसकी आंखें जो खुली हुई थी, उसे बहुत बेचैनी सी महसूस हो रही थी। वो अभी अचानक से अपना फ़ोन पकड़ता है और लगातार अपने वेन के फ़ोन पे फ़ोन करने लगता है। लगातार फ़ोन कर रहा था, पर हम वेन को देखते हैं जिसकी आंखें थोड़ी थोड़ी करके बंद हो जाती है। अब जैसे ही उसकी आंखें बंद होती है, यह फ़ोन तो बज रहा था पर कोई फ़ोन उठाने वाला नहीं था। अब वो जो एक्सीडेंट जिसकी कार से हुआ था, वो बंदा अपनी कार से उतरता है। बहुत घबराया हुआ था वो बंदा, बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था। और वो जो जगह थी, वहाँ पर कोई आना जाने करने वाला भी नहीं था, कोई नहीं दिख रहा था उसको। हालांकि कारें जो आना जाना कर रही थी, पर जो पब्लिक होती है, पब्लिक में वहाँ पर कोई भी नहीं था। वो जो कार ड्राइवर था वो बहुत घबराया हुआ था। वो अभी घबराहट में वेन को उठाने की कोशिश करता है, पर वेन उठ नहीं रहा था। अब उसको चेक करता है कि वो ठीक तो है ना, तो उससे उसको समझ में आता है कि हाँ ये ठीक है, बस उसे हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है। अभी वो उसको कैरी करता है, अपने कार में डाल देता है, और कार में डालते ही वो उसे लेता है और लेकर उसे सीधे ही अपने कार में रखता है। और जब वो उसको कार में रख रहा है, तभी वो उसका फ़ोन बज रहा है करके ये नोटिस कर लेता है। अब वो फ़ोन जैसे ही बजते रहता है, फ़ोन निकालता है, एक हाथ से ड्राइव करता है और एक हाथ से वो फ़ोन उठाता है और बात करता है, हेलो हेलो। अभी ये आवाज़ वेन की नहीं थी, हमारे जीशू वेन की आवाज़ पहचानते थे। वो कहते, हेलो आप कौन हैं, और जिसका फ़ोन है वो कहाँ है? अभी ये पर्सन जो है वो कहता है, माफ़ कीजिएगा, पर मुझसे गलती हो गई। गलती से मैंने उन्हें कार से मार दिया है। मैं इन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, आप वहाँ पहुँचिए। और वो ऐसे ही कह के जो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, उस हॉस्पिटल का नाम ले लेता है। अभी यीशु आए देखता है ना बाहर, वो घबरा के सीधे उठता है। उसके जो बगल में अभी अपने गाओचोंग बैठे हुए थे, वो उन पर भी ध्यान नहीं देते। वो उठ के बस भागने लगता है। गाओचोंग चिल्लाते हैं, जीशु भी तक क्या हुआ? रुको तो सही, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ कहने को तैयार क्यों नहीं हो? पर जीशु कुछ कहता ही नहीं है। यीशु जो अक्सर ही अपने कपड़े का, ड्रेसिंग स्टाइल का, अपने जूते वूते हर एक चीज़ का ध्यान रखता था, वो यीशु इस वक्त पर बिना चप्पल, बिना जूते के बीच रोड में भाग रहा था। वो अपने घर से निकल जाता है, भागने लगता है। इस वक्त पर उसे ये भी होश नहीं था कि उसे गाड़ी ले लेनी चाहिए। वो अचानक से बीच रोड में भागने लगता है। अब वो जैसे ही भाग रहा था, तो भागते भागते अचानक से ही उसके पीछे से अपने गाओचोंग आते हैं, जिनके पास अभी उनकी बाइक थी। अपने गाओचोंग थोड़े से मॉडल टाइप के हैं, उन्हें ज़्यादातर बाइक यूज़ करना बहुत पसंद है, और इसलिए वो अपना बाइक यूज़ किए थे। तो वो बाइक से ही अपने यीशु के पीछे आते हैं। अभी वो बाइक चलाते चलाते ही सीधे कहते हैं, जल्दी से बैठो। अभी हम यीशु को देखते हैं जो बाइक के साथ साथ ही अभी दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते वो अचानक से ही अपने बाइक के पीछे आते हैं, एक फ्लिप जंप लेते हैं और बाइक के पीछे बैठ जाते हैं। वो जैसे ही बैठते हैं, अभी गाओचोंग
अपनी बाइक को तेज़ कर देते हैं। सीन कट होता है, हम वही हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ पर उस पर्सन ने अपने वैन को वही हॉस्पिटल ले आया था। अब वो हॉस्पिटल लाते ही उसे वहाँ डॉक्टर को बता देते हैं कि इसका एक्सीडेंट हो गया है। अब ये लाइक जैसे ही लेके जाते हैं तो वो डॉक्टर पहले पूछते कि कैसे हुआ, क्या हुआ, तो पहले कहते हैं कि इसे भर्ती कीजिए करके और आप इसका चेकअप कीजिए। पर वो जो है डॉक्टर वो कहते हैं कि मैं कर रहा हूँ ज़रूर, पर आपको कुछ फॉर्मेलिटी पूरी करनी पड़ेगी। अब वो जो पर्सन था वो तो अपने वैन को जानता ही नहीं था, तो वो कहता है कि मैं इन्हें नहीं जानता, तो कैसे आए ये सब पूछता है। तो वो कहते हैं आप कीजिए, मैं आपको बस सब बताता हूँ करके। अब वो इलाज के लिए अंदर भेज दिया जाता है और इधर जो फॉर्मेलिटी है वो ये करते रहता है। अब नाम तो नहीं पता रहता है, अब जैसे नाम तो नहीं पता है तो उसे परेशानी होती रहती है। तब तक कि अपने जीशु जो आ गए थे, वो आते ही अभी अचानक से पूछने लगते हैं कि क्या यहाँ पर कोई एक्सीडेंट केस आया है रिसेप्शन से ही। अभी वो जैसे ही वो रिसेप्शन से पूछा जाता है कि क्या एक्सीडेंट केस आया है। ये जो पर्सन था जिसने गलती से टक्कर मारी थी, हालांकि गलती से मारी थी पर बहुत ज़्यादा चोट आ गई थी, वो अपने जीशु के पास जाता है और कहता है एक्सीडेंट केस, क्या आप वही है जिससे मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी। अपने जीशु हाँ कहते हैं। अब वो पर्सन बता देता है कि वो अंदर गए, उनका चेकअप चल रहा है अभी, और वो जो फॉर्मेलिटीज़ है उसके लिए वो उसे कहता है यीशु को, क्योंकि वैन को सिर्फ यीशु ही जानता है इस वक्त पर। अभी हम देखते हैं वो जो पर्सन था वो चुपचाप खड़ा हुआ था और वो अपना साफ साफ एक्सेप्ट कर लेता है कि गलती से ही हुआ है, और वो हॉर्न दे रहा था पर वो हॉर्न नहीं सुन रहा था, और एंड टाइम पे ब्रेक ना लगा पाने के कारण ही उसने गलती से उसे मार दिया, जिस वजह से उसे इतनी चोट लग गई। इस वक्त पे यहाँ पर पुलिस वाले भी आते हैं, और पुलिस वाले के आने के बाद अपना जो पर्सन है वो कहता भी है कि क्या बोलते, मुझसे गलती से हो गई, मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था जिस वजह से मुझसे गलती से हो गई। अभी पुलिस वाले कहते हैं तुम्हें लेट भी हो रहा था तो तुम किसी पर्सन को मार के कैसे सकते थे। अभी वो जो पर्सन है वो समझाने की कोशिश करता है पर पुलिस वाले नहीं मान रहे थे। अब जो जीशु है वो कहता है सीधे, माफ़ कीजिएगा ऑफिसर, पर अगर वो गलत होते तो वो उसे छोड़कर जा सकते थे, पर वो उसे छोड़कर नहीं गए, वो उसे यहाँ हॉस्पिटल लेके आए हैं। वो ऐसे ही कहते हैं, और अभी वो जहाँ पर अपने वैन का इलाज चल रहा था उसी के बाहर खड़े होकर वैन को देख रहे थे। अभी उसी जगह से जहाँ पर अपने वैन का इलाज चल रहा था वहाँ से एक नर्स बाहर निकलती है, उसके हाथ में ट्रे था। वो उस ट्रे को लेके निकलती है जिसमें कुछ सामान रखे हुए थे, वही कॉटन रखी हुई थी जो कि खून से लथपथ थी। वो उसे लेकर बाहर जाने लगती है। अभी जीशु ये देखते हैं तो कहते हैं क्या वो ठीक है, क्या क्या खून ज़्यादा निकल चुका है, वो ठीक तो है ना। अभी नर्स कहती है देखिए आप फ़िक्र मत कीजिए, ब्लीडिंग कुछ ज़्यादा ही हो गई है, हम चेकअप कर रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, आप फ़िक्र मत कीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। वो ऐसा ही कहती है और जाने लगती है। वो वापस आती है और वो अभी बहुत सारे कॉटन लेके आई थी और साथ ही डेटॉल्स वगैरह भी लेके आई थी। अब वो नर्स अंदर चली जाती है। अभी जैसे ही नर्स अंदर जाती है जीशु वहाँ पर एकदम पास में जाकर वहीं से देखने लगता है। अंदर हमें वैन को दिखाया जाता है जिसके सर से ब्लीडिंग हो रही थी और उसके फेस के पास से भी हल्का सा खून आ गया था, उसे साफ ऑफ किया जा रहा था और अभी उसका चेकअप चल रहा था। बहुत देर तक कि उसका इलाज होते रहता है। और मैं ये कॉटन और डेटॉल का यूज़ इसलिए की हूँ दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अगर खून आएगा तो कॉटन से ही हटाया जाएगा और बाकी की डिटेल तो नहीं दे पाऊँगी, आई एम सॉरी। अब उसका चेकअप चलते ही रहता है। सीन कट होता है, हमें बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर अभी भी वो पर्सन खड़ा था जिसके कार से अपने वैन का एक्सीडेंट हुआ था, और वही अपने वैन जीशु वो भी बाहर ही खड़ा था और गाओचोंग भी वहीं पर खड़े हुए ही थे। अभी ये पर्सन जो खड़ा हुआ था वो जीशु के पास आता है और कहता है, हेलो, माय नेम इज़ साओ सिंह, मैं एक बिजनेसमैन हूँ, माफ़ कीजिएगा पर मुझे अपने
बिजनेस के लिए बहुत लेट हो रहा था। मैंने बहुत कोशिश की थी कि वो हट जाए और मैंने हॉर्न भी बजाया था, पर वो हटे नहीं थे। उनका सेल फ़ोन ये रहा। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से नुकसान हुआ है, जिसकी मैं शायद भरपाई नहीं कर सकता। आज वो जिस हालत में है, अगर मैं पछतावा भी करता हूँ या मैं यहाँ पर खड़े भी रहता हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस वक्त पर शायद उन्हें आपकी ही ज़रूरत है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं और शायद जानकर मैं क्या ही करूँगा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप उनका ख़्याल रखिएगा, मुझे जाना होगा। वो ऐसा ही कहता है और वहाँ से जाने लगता है। अभी अपने जीशु उसे रोकते हैं, अपने झाओजिंग को रोकते हैं और कहते हैं रुकिए। अभी झाओजिंग रुक जाते हैं और कहते हैं हाँ कहिए। अभी जीशु थैंक यू कहते हैं इस बात के लिए कि भले ही उसकी ही गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है, पर वो चाहता तो छोड़कर जा सकता था, पर वो नहीं गया और वो रुका रहा, इसलिए वो थैंक यू कहता है। फिर कहता है कि अगर आपका दिल कैंसल हो गया हो तो आप यहाँ रुक सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि वो आपको देखे कि आपने ही उसे यहाँ तक लाया था, और अगर आपका दिल कैंसिल नहीं हुआ है तो आप जा सकते हैं। अभी अचानक से झाओजिंग को एक कॉल आता है जिसमें पता चलता है उसका दिल कैंसिल हो गया है। अभी दिल कैंसिल इसलिए हुआ था कि ये नहीं था कि अपने झाओजिंग को जाने में लेट हो गई थी। असल बात ये था कि जो दिल हो रहा था जाते, वो इंसान ने ही अभी कैंसिल कर दिया था अपने किसी वजह से। अभी झाओजिंग बोलते हैं कि दिल तो कैंसिल हो गई करके। अब जीशु कहता है अब दिल कैंसिल हो गई है तो इससे क्या ही कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रुक जाइए यहाँ पर। अभी झाओजिंग हाँ कहता है और वहीं पर रुक जाता है। अभी झाओजिंग भी वहीं पर खड़ा था। अब अपने जीशु के हाथ में जैसे कि वेन का फ़ोन था, अचानक से वेन का फ़ोन बजने लगता है। जैसे ही फ़ोन बजता है जीशु वेन के फ़ोन को देखता है। वेन के फ़ोन को जैसे ही देखता है, एक नाम शो हो रहा था जिसमें लिखा हुआ था गुशियांग दी। अब अपने जीशु फ़ोन को उठाते हैं और हेलो कहते हैं। अभी अपनी गुशियांग सामने से कहती है हेलो, क्या ये आप है सर? वेन कहाँ पर है? वो अभी तक नहीं आया। अभी अपने जीशु कहते हैं माफ़ करना, पर वेन हॉस्पिटल में है। अभी गुशियांग बिल्कुल ही हैरान हो जाती है और कहती क्या कहा आपने? वेन हॉस्पिटल में क्या कर रहा है? क्या हुआ है? जीशु कहते हैं उसका एक्सीडेंट हुआ है। अभी गुशियांग कहती कहाँ कौन सा हॉस्पिटल में? अभी आ रही हूँ करके वो चिल्लाने लगती है। जीशु कहता है आप फ़िक्र मत कीजिए, वो आ जाएगा, आप फ़िक्र मत कीजिए, आप घर पर ही रहिए। गुशियांग कहती क्या घर पर रहूँ? मेरा छोटा भाई यहाँ हॉस्पिटल में है और आप हो गया, मुझे कुछ बताया ही नहीं गया है। रखिए आप फ़ोन, मैं आ रही हूँ। वो ऐसे ही कह के अभी गुस्से से वहाँ से निकल जाती। कॉल तुरंत कट होता है और हम गुशियांग को देखते हैं जो कि उसकी आँखों से आंसू बह रहे थे। वो कहती हैं पहले ही मैंने मम्मी पापा को खो दिया है और अब वेन केसिंग, मैं उसे नहीं खो सकती, मैं अपने छोटे भाई को नहीं खो सकती। वो ऐसे ही कहती है और अभी वो अपना जल्दी घर को ताला लगा रही थी और वहाँ से निकल रही थी। अभी सीन कट होता है, हम यहाँ देखते हैं डॉक्टर जो अपने वेन का चेकअप वगैरह जो भी करते हैं वो सब करके बाहर आ गए थे। अभी डॉक्टर जैसे ही बाहर आते हैं, अभी अपने जीशु वो सीधे आके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहते हैं क्या हुआ? वो ठीक तो है ना? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? वो ठीक तो है ना? डॉक्टर कहिए ना। अभी डॉक्टर अपना मास्क उतारते हैं, जो उन्होंने मास्क लगा कर रखा हुआ था वो उतारते हैं। उनका मास्क जैसे ही उतरता है, अभी गौचंग और झाओजिंग भी वहीं पर खड़े थे। जैसे ही उनका मास्क उतरता है, गौचंग उसे डॉक्टर को देखने ही लग जाते हैं। अब वो उस डॉक्टर को देखते रहते हैं, देखते में ही बस उसे देखते ही रहते हैं। अब जो डॉक्टर है वो कहते हैं आप फ़िक्र मत कीजिए, वो इस वक्त पर खतरे से बाहर है, पर अभी उन्हें नींद है, अभी पता नहीं वो कब होश में आएंगे।
अभी वो बेहोश ही हैं और पता नहीं वो कब तक आएंगे। शायद वो आज भी आ सकते हैं उसमें या फिर कल भी आ सकते हैं। अभी अपने यीशु कहते हैं हुआ क्या है, पर डॉक्टर वो ठीक तो है ना। अपने डॉक्टर कहते हैं हाँ वो ठीक है, बस अभी उसे आराम करना ज़रूरी है और अगर आप चाहें तो उससे मिल सकते हैं, पर कोई सिर्फ एक ही जा सकता है। अभी यीशु आए देखता है ना पाए, वो सीधे हाँ थैंक यू कह के सीधे अंदर चला जाता है। अभी वो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे तुरंत ही बाहर निकाला जाता है और कहा जाता है माफ़ कीजिएगा, पर हमें उसे एक नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट करना होगा, उसके बाद ही आप उससे मिल सकते हैं। यीशु शांत हो जाता है और अभी अपने गाओचोंग सीधे डॉक्टर के पास आ जाते हैं और कहते हैं हेलो डॉक्टर डुआन पेंगजू। आपका नाम बड़ा ही अट्रैक्टिव है, पेंगजू। कुछ इंटरेस्टिंग साउंड होता है। वैसे मैं हूँ गाओचोंग। आपको पता है ये जो अभी तक रो रहा है मैं इसका चाचा हूँ। वैसे आप देख बड़े अच्छे रहे इस डॉक्टर के ड्रेस में। वैसे आप नॉर्मल ड्रेस कब पहनते हैं, आपकी लीव कब रहती है? वैसे मुझे ना कॉफ़ी पीना बहुत पसंद है, क्या आप मेरे साथ कॉफ़ी पीना चाहेंगे? अभी जो डुआन पेंगजू था वो कहता है माफ़ कीजिएगा। अभी वो ऐसे ही कहता है और यहाँ से जाने लगता है। अभी अपने गाओचोंग जो कि डुआन पेंगजू के पीछे पीछे जाते हैं और कहते हैं अरे सुन तो लो, थोड़ी सी बात ही कर लो। अगर तुम्हें कॉफ़ी ना पीना हो तो क्यों ना हम चाय पी लें। अभी डुआन पेंगजू कहता है माफ़ करना, पर क्या आप जा सकते हैं, मुझे अपने दूसरे पेशेंट भी अटेंड करने हैं। गाओचोंग कहता है अरे तो मैं पहले आपका पेशेंट बन जाता हूँ, फिर आप मुझे पहले अटेंड कर लीजिएगा। अभी डुआन पेंगजू कहते हैं या तो आप जाइए या फिर मुझे सिक्योरिटीज़ को बुलाना होगा। अभी अपने गाओचोंग कहते अरे सिक्योरिटी को बुलाने की क्या ज़रूरत है, आप बस एक प्यार से कह दीजिए मैं चला जाऊँगा। अभी डुआन पेंगजू हाथ जोड़ लेता है और कहता है आप जाइए प्लीज़। वो ऐसे ही कहता है और सीधे अपने कैबिन में चला जाता है। अभी गाओचोंग चिल्लाते हैं अरे आपको तो अपने पेशेंट को देखना था ना, फिर आप कैबिन में क्यों जा रहे हैं? वो ऐसे ही कहता है और मुस्कुराने लगता है। सीन कट होता है, हमें यहाँ दिखाया जाता है जहाँ पर वेन को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, जहाँ पर वो अकेला लेटा हुआ था। अभी यीशु उसके अंदर जाता है और अंदर जाकर वो बस एक कुर्सी लेता है, चुपचाप वेन के पास बैठता है, वेन के हाथ को पकड़ता है, उसके हाथों को अपने माथे पर रखता है और माथे पर रख कर कहता है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैंने तब ऐसा नहीं किया होता तो कभी भी ऐसे दिन नहीं देखना होता। हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसे ही कहता है और उसके हाथ को अभी उसने अपने माथे पर रखा हुआ था। अभी वो अपने माथे से ही उसके हाथ को सहलाया जा रहा था, हल्का हल्का रफ कर रहा था। अब चलिए हम अपने यीशु की यादों में जाते हैं। 1999 साल का लास्ट महीना। अभी 1999 में वही चल रहा था, ये था दिसंबर का महीना। हमें एक बड़े से घर को दिखाया जाता है जो कि एक घर नहीं था, शायद ये तो एक महल था, जहाँ पर हम एक शख्स को देखते हैं जिसके पास अभी बहुत लोग थे। वो बातचीत कर रहा था। अभी वो किसी को बुलाता है और वो बुलाता है किसी और को नहीं बल्कि चिल्लाता है सैम बेटा यहाँ आना। अभी यहाँ पर सैम जो चल कर आती है, अब वो चल कर आती है और ये शख्स जो कहता है ये रही मेरी बेटी, जो कि अब से उस बिजनेस को संभालेंगी। और वो बिजनेस बताते हैं यही कि जो क्लॉथ्स वगैरह तैयार करते हैं, जैसे कि हमारी सैम जो कि किसी भी सिस्टम के लिए सिस्टम नहीं, जो होता है मोमेंट, जैसे कि कोई शादी हो या
कोई भी मोमेंट होता है, बर्थडे वगैरह या कुछ ओकेजन, उसके लिए वो जो ड्रेस तैयार करवाती है उसका फैशन का है, तो उस बिजनेस को संभालेंगे करके अभी वो सबसे मिलवाते हैं। अब सीन कट होता है जहाँ पर हम देखते हैं एक तरफ से सैम जो जा रही थी और एक तरफ से एक लड़की जिसके हाथ में ट्रे था और उसने एक वो बांध कर रखा हुआ था। अभी उस लड़की से हमारी सैम टकरा जाती है और सैम के टकराते ही वो दोनों गिरने लगते हैं। अभी सैम ने उसे पकड़ लिया था जिस वजह से उसके जो नेल्स है उस लड़की को लग जाते हैं। अब जब वो उस लड़की को लगते हैं, ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, 2 लोग, जो कि हमारी सैम और उस लड़की को उठा देते हैं। अब वो सैम जो उठती है और देखने लगती है उस लड़की को ही। जब वो उस लड़की को देखती है तो वो लड़की एकदम हैरान सी थी, वो बस सैम को देख रही थी। अब सैम कहती है माफ़ करना पर तुम्हें चोट लग गई। अभी वो लड़की कहती है कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, वैसे करके जाने लगती है। पर सैम उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है नहीं, तुम रुको यहीं पर। वो ऐसे ही कहती है और अभी किसी को बुला के फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है। अब वो जैसे ही फर्स्ट एड बॉक्स मंगाती है तो वो उसको डेटॉल लेती है और उसके जहाँ नेल्स लग गए थे वहाँ साफ़ करने लगती है और एक क्रीम लगा देती है और फिर कहती है ये ज़्यादा दर्द तो नहीं कर रहा। अभी वो लड़की कहती है नहीं ठीक है, पर उसे फिर भी थोड़ा थोड़ा दर्द महसूस हो रहा था। अभी सैम कहती है तुम्हारा नाम क्या है? ये लड़की कहती है मुन, मुन करके मुन। अभी सैम ओके कहती है और कहती है अपना ख्याल रखना। मुन हाँ कहती है और यहाँ से जाने लगती है। अभी मुन अपना दोनों को एक साथ ही दिखाया जाता है। हमारी सैम जो अपने पापा के पास जाती है और अपनी मुन जो जिस साइड से आई थी वो उसी साइड जाती है। सीन कट होता है, हमें यही बताया जाता है कि अभी सैम जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग आए हुए थे उनसे बातचीत कर रही थी और जो सैम के पापा थे वो उन लोग से मुलाकात करवा रहे थे और बता रहे थे कि ये जो बिजनेस है वो सैम ही हैंडल करेंगी। और ये बिजनेस दोस्तों हमारी सैम की मम्मी ने ओपन किया था, पर सैम की मम्मी का कुछ समय पहले ही मौत हो गया, लाइक वो एक्सपायर हो गई, जिस वजह से अभी ये जो बिजनेस है वो आगे उनके हस्बैंड तो नहीं चलाना चाह रहे थे, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, जिस वजह से उन्होंने ये पार्टी दी है और ये जो बिजनेस है वो हमारी सैम ही चला रही है। अब इन लोग बातचीत करते रहते हैं। यहाँ हम मून को देखते हैं जो उसके जहाँ पर चोट लगी थी वहाँ जो क्रीम लगा हुआ था उसे बार बार छू रही थी, देख रही थी और उसकी नज़र बार बार हमारी सैम पर ही थी। अब सीन कट होता है, हम वही क्रिसमस वाला दिन देखते हैं जहाँ पर अपने मुन और सैम गिर गए थे और दोनों के लिप्स हल्के टच हो गए थे। अभी दोनों ही उठ जाते हैं। हमारी सैम मुन से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ करना, वो गलती से हो गया। पर अपनी मुन कहती है कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ ये गलती से हुआ, आपने ऐसा कुछ नहीं किया है। अभी अपनी सैम हाँ कहती है और फिर थैंक यू कह के जाने लगती है। अभी हम देखते हैं हमारी सैम जो यहाँ से जा रही थी, मुन जो चुपचाप खड़ी हुई थी। अब मुन अपने होठों पर हल्का सा अपना फिंगर चलाती है और कहती है खुद से ही, एकदम लाइक वो मन में ही सोच रही है और कह रही है। कितनी अजीब बात है ना, मैंने उस दिन के बाद कभी नहीं सोचा था कि मैं इसे देख पाऊँगी। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब मुझे एक मजबूरी के चलते एक स्टाफ मेंबर बन के जाना पड़ा था उस पार्टी में। और जब मैं उस पार्टी में थी तो एक यही थी जिसने मुझे ज़रा से चोट के कारण डेटॉल लगाया था, मुझे मरहम लगाया था, जबकि मुझे मरहम तो कोई लगाता ही नहीं है। मेरी मम्मी जो, जिससे मैं क्या कहूँ, वो तो खुद बीमार रहती है, उनसे मैं अपनी देखभाल करने को तो कह नहीं सकती ना। पर पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने मेरी देखभाल की थी, वो ये थी सैम। मुझे लगा था कि मैं उस दिन के बाद कभी भी इसे देखूँगी नहीं, पर किस्मत कितनी अजीब है ना, मुझे ये किस्मत फिर से इसके सामने लाकर खड़ा कर दी, जहाँ पर मैं इसकी ही एम्प्लॉय हूँ, जहाँ पर मैं अपने हुनर को दिखा सकती हूँ
और एक यही जगह है जहाँ पर मेरी मेहनत के पैसे मिलते हैं, मेरे शरीर को देखने के नहीं। अब हमारी मुन देखते देखते अपने मन में सोची ही जा रही थी और अब वो वहाँ से चली जाती है। सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोग का वही जो चल रहा था। इन लोग वही जो अपना क्लॉथ वगैरह डिजाइन करते हैं और काम करते रहते हैं। अब ये सब होते होते ही एक दिन आता है जब अपने को बहुत बड़ी डील मिलती है, जहाँ पर ये बहुत बड़े जो एक लाइक समझ जाइए आप सभी, अंबानी, एक अंबानी के तरीके का ही बंदा था जो कि बहुत ही रईस था। उसके घर में शादी थी और उसने क्लॉथ डिजाइन करने का कहा था और क्लॉथ्स डिजाइन करने थे टोटल 50 लोगों के लिए। अब पूरी की पूरी कंपनी भीड़ जाती है क्योंकि डिज़ाइन एकदम बेस्ट डिज़ाइन देना था, क्योंकि जिसके लिए डिज़ाइन देना था वो बहुत ही अमीरों में शामिल था, रईसों में शामिल था, जिस वजह से अब इन लोग सभी बिजी हो जाते हैं। अपनी सैम सबको ऑर्डर देती है कि काम अच्छे से अच्छा होना चाहिए और टाइम पर कंप्लीट होना चाहिए, जिस वजह से सभी भीड़ जाते हैं। इधर मुन भी डिज़ाइन तैयार करते रहती है, बाकी के लोग भी डिज़ाइन तैयार कर रहे थे और अपनी सैम भी यहाँ पर मदद कर रही थी डिज़ाइन तैयार करने में और फिर क्लॉथ तैयार करने में। ये सब में इन लोग अभी करते ही रहते हैं। हमें अपनी मुन को दिखाया जाता है जो अभी स्केच कर रही थी, क्योंकि इस पहले स्केच किया जाएगा उसके बाद ही तो अपन ड्रेस को डिज़ाइन कर सकते हैं, ड्रेस को बना सकते हैं, इसलिए अभी वो स्केच कर रही थी। हम मुन जैसे स्केच कर रही थी, हम सैम को आते हुए देखते हैं जो उसके पास आकर खड़ी होती है और कहती है, मुन क्या तुमने कर लिया? मुन कहती, जी नहीं मैम, बस थोड़ा सा बचा है, और वो ऐसे कह के अपने स्केच को दिखाती है। अभी अपनी मुन ने स्केच से बहुत ही सुंदर प्यारा सा ड्रेस बना कर रखा हुआ था, जिसे उसने हल्का पर्पल कलर का सेट दे रखा था। सैम जब इसे देखती है तो कहती है, वाह ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। वो ऐसे ही कहती है और फिर उसकी थोड़ी देर तारीफ़ करने के बाद वो बाकी एम्प्लॉयज़ के पास भी जाती है, उन लोग की भी डिज़ाइन देखती है, उन लोग की तारीफ़ करती है। और सीन कट होता है, हमें बताया जाता है कि जैसे स्केच तैयार हो चुके थे और अब कपड़े तैयार किए जा रहे थे। सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे थे। अब ये में टाइम तो लगता है कपड़े तैयार करने में, जिस वजह से अब इन लोग तैयार कर रहे थे। बहुत लोग थक चुके थे तो काम करते करते ही आधे लोग सो चुके थे, पर अपनी मुन जो अभी भी मेहनत कर रही थी। शाम हो चुकी थी, अभी इन लोग अपना इस कंपनी से नहीं निकले थे, इन लोग अभी भी मेहनत ही कर रहे थे। आधे लोग तो सो चुके थे, आधे लोग नहीं सोए थे। मुन वो अभी जगी हुई थी और वो अभी भी मेहनत ही कर रही थी। अभी सैम उसके पास आती है और कहती है, मुन कहती, जी मैम। अभी सैम कहती है, तुम और कितनी देर काम करोगे? आराम कर लो थोड़ी देर, हम कल भी कर सकते हैं। मुन कहती है, नहीं मैम, बस थोड़ी देर, हो गया, ये हो जाएगा। सैम कहती है, तुम रहने दो, इतनी भी जल्दी नहीं देना है, तुम आराम कर लो, देखो बाकी लोग आराम कर रहे हैं। अभी मुन कहती है, हाँ हाँ मैम मैं जानती हूँ, पर बस थोड़ी देर। वो ऐसे ही कह के फिर से अपना करने में लग जाती है। अभी सैम दूर से खड़े होके बस अपने हाथ बांध लेती है, फॉर मतलब वो एकदम फोल्ड कर लेती है और उसे देखते ही रहती है। अभी मुन बस उसे वो कपड़े जैसे जल्द से जल्द तैयार ही करना हो, वैसे उसका पूरा का पूरा फोकस वैसे ही था। अभी सैम उसे देखते रहती है, वो सैम वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। इधर मुन जो कपड़े को तैयार ही कर रही थी। अब सैम थोड़ी देर में वापस आती है और सैम के हाथ में अभी एक जूस का ग्लास था, जिसे वो ले आती है, अपने मुन के पास देती है और कहती है, इसे पी लो, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। अभी अपनी मुन कहती है, थैंक यू मैम। वो ऐसे ही कह के पीने लगती है। अब वो जब पीती है तो पी के वो तुरंत ही वो फिर से कपड़े को तैयार करने लग जाती है, पर वो कपड़े तैयार नहीं कर पा रही थी, उसकी आँखें बार बार बंद हो रही थी। मुन सोच रही कि क्या हो रहा है, वो आँखें बंद उसकी हो रही थी, इसलिए वो क्या बोलते, बार बार अपनी आँखें खोलने की कोशिश करती, फिर बनाने की कोशिश करती, पर उससे नहीं हो रहा था। अब उसकी आँखें धीरे धीरे बंद होने लगती है और वो गिरने ही वाली थी, पर तभी अपनी सैम आ जाती है और वो उसे होल्ड कर लेती है। वो उसे होल्ड करके वही जो ऑफिस रूम है वहाँ ले जाती है, वहाँ के सोफे पर लेटा देती है और उसे लेटाने के बाद एक छोटा सा कंबल लेती है जो कि उसने अपने कैबिन में ही रखा हुआ था, वो लेती है, उसे उड़ा देती है।
फिर ओढ़ाने के बाद कहती है, सॉरी मुन, मुझे माफ़ करना, पर अगर मैं तुम्हारी ड्रिंक पर नींद की गोली नहीं मिलाती तो तुम आराम नहीं कर पाती, और अगर तुम आराम नहीं करती तो तुम शायद बीमार हो जाती। वो ऐसे ही कहती हैं और अब हम सीन कट होता है, देखते हैं हमारी मुन जो यहाँ पर सो रही थी और हमारी सैम जो कि अपने ही कैबिन के जो चेयर है उस पर बैठी बैठी वो भी अभी सो ही रही थी। अब सीन कट होता है, हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हल्के हल्के चिड़िया के चिचहाने की आवाज़ आ रही थी। सभी लोग जो एम्प्लॉयज़ थे उन लोग की नींद खुलने लगती है और उन लोग उठते हैं, जैसे ही वो आसपास देखने लगते हैं। अभी उन लोग के क्लॉथ्स जो आधे अधूरे तैयार हुए थे और उन लोग अभी उसको तैयार करने का सोचते ही रहते हैं। और यहाँ हम मुन को देखते हैं जो अभी उठ के बैठती है, सामने वो सैम को देखती है। सैम की आंखें जो बंद थी वो सैम को देखने लगती है और फिर खुद को जो वो वही सोफे पर देखती है तो कहती है खुद से ही, मैम सैम ये इतनी ज़्यादा केयरिंग क्यों है आखिर। वो ऐसे ही कहती है और फिर वो उठ जाती है और उठ के सैम के पास आती है और उसे छूने लगती है। जैसे ही वो उसे छूती है अभी सैम उठ जाती है। सैम जैसे ही उठती है तो वो मुन को देखने लगती है। मुन कहती है, मैम सॉरी, आपको कुछ चाहिए तो नहीं। अभी सैम कहती, कुछ नहीं, तुम जाओ सबके लिए ब्रेकफास्ट का इंतज़ाम कर दो। अभी अपनी मुन हाँ कहती है और यहाँ से निकल जाती है। सीन कट होता है, हमारी मुन ने सभी के लिए ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर दिया था और साथ ही कॉफ़ी भी ऑर्डर कर दिया था। अभी सभी लोग कॉफ़ी लेते हैं और कॉफ़ी लेने के बाद अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से कपड़े को बनाने की तैयारी में जुट जाते हैं। और अब बहुत देर की मेहनत के बाद आधे कपड़े तो पहले ही डिज़ाइन हो चुके थे और तैयार हो चुके थे, आधे कपड़े अब बहुत देर की मेहनत के बाद तैयार हो जाते हैं। सीन कट होता है, हमें बताया जाता है जहाँ से ऑर्डर आया था वहाँ पर ये क्लॉथ्स को भेजा जाता है। हमारी मुन, सैम और जितने भी वर्कर थे जो यहाँ पर मदद किए थे कपड़े को बनाने के लिए, ये सभी उस जगह पर अभी आए हुए थे। अब कपड़े को लेने के बाद हमारी मुन और सैम से थैंक यू कहा जाता है और उसके बाद उन्हें इनवाइट भी किया जाता है जो फंक्शन होने वाला था, और ये फंक्शन था बहुत बड़ी शादी का। अब वो शादी जो था उसके लिए उन्हें इनवाइट किया जाता है। हमारी मुन, सैम जो इतना बड़ा ऑर्डर था और वो बहुत बड़े लोग थे जिस वजह से उन लोग मना नहीं करते हैं। हमारी सैम हाँ कहती है और अब सीन कट होता है, हमें बताया जाता है इन लोग उसी जगह पर गए हुए थे जहाँ पर शादी होने वाली थी। माहौल दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही बड़ा घर था, बहुत ही बड़ा महल, जिसको सिर्फ और सिर्फ रेड और वाइट कपड़े से डेकोरेट किया गया था। और वहाँ पर बहुत अच्छे से डेकोरेशन था, हर एक चीज़ थी और अच्छे से सब कुछ था। अब हमें बताया जाता है एक बड़ा सा वो सीढ़ी दिखाया जाता है जहाँ से उन लोग उतर के आ रहे थे कुछ लोग, एक लड़की बीच में जिसे एक कॉस्ट्यूम पहनाया गया था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था और वो कॉस्ट्यूम वही था जो कि हमारी मुन ने डिज़ाइन किया था। अभी उसी कॉस्ट्यूम को पहन के वो लड़की उतर रही थी, उसके साथ कुछ लोग थे जो कि उसे अपने साथ लेकर आ रहे थे। एक साइड से हमें दिखाया जाता है जहाँ से बहुत सारे लोग आ रहे थे जो कि उनके डिज़ाइन किए गए कपड़ों को ही पहने हुए थे। और इस पार्टी में अभी मुन, सैम के अलावा जो स्टाफ मेंबर वगैरह थे वो सभी आए हुए थे। हमें हमारी मुन और सैम को दिखाया जाता है जो कि अभी यहाँ पर एक साथ ही आई हुई थी, और जब इन लोग एक साथ आती है तो इन दोनों की ड्रेस को दिखाया जाता है जहाँ पर हमारी मुन ने पूरा ही मुन जैसा ड्रेस पहन के रखा हुआ था, हल्का क्रीम कलर का ड्रेस जो कि उसके नेक के पास से हल्का जोर से था और दिल जैसा डिज़ाइन था। वो लॉन्ग एक गाउन जैसा था जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। वही हमारी सैम जिसने ब्लैक कलर का गाउन पहन कर रखा हुआ था और ऊपर से एक
कोट का डिजाइन था जिसे उसने पूरा पहन कर रखा हुआ नहीं था। वो उसके हाथ के आस्तीन से थोड़ा नीचे दिख रहा था, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी यहाँ पर इन लोग आते हैं और आते ही उन लोग उस लड़की से मिलते हैं जिसकी अभी शादी होने वाली थी। वो लड़की जो कि उसी ड्रेस में थी जिस ड्रेस को हमारी मुन ने डिज़ाइन किया था, हल्का पर्पल रंग, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था। अभी सबके सब यहाँ पर आते हैं और इन चीज़ों को एंजॉय करने लगते हैं। सीन अचानक से कट होता है, हमें वही एक अंधेरी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर अभी 2 लड़कियां ही थी। वही हमारी मून और सैम थी, जो कि भीगी हुई थी, एक दूसरे को कदल करके रखी हुई थी। और अभी सैम जो कह रही थी, मून मून प्लीज़ प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकती, तुम मेरे साथ रहोगी ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगी ना मून, तुम ऐसा कुछ नहीं करूँगी ना। सैम जो लगातार ऐसा ही कह रही थी और मून कहती है, सैम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, पर मुझे करना होगा। वो ऐसा ही कहती है और अभी वो अपनी सैम से दूर होकर अपनी सैम की आंखों में देख रही थी। सैम की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो कह रही थी, मून तुम ऐसा नहीं करोगी ना। और अभी अपनी मून, उसके हाथ में चाकू था जिसे वो लेती है और सीधे ही सीन तुरंत कट होता है और हमें अपने झाऊ को दिखाया जाता है, जो अभी अचानक से झटके से उठा था। झाऊ जैसे ही झटके से उठता है, सांसें लेने लगता है। नहीं नहीं, अभी झाऊ के पास अपनी गुसियांग खड़ी थी, जो कि उसे हिलाते हुए कहती है, क्या नहीं, क्या कह रहे हो तुम, और मेरे भाई की हालत ऐसी कैसी हो गई, क्या क्या हुआ था। अभी झाऊ, उसके शरीर से पसीने छूटने लगते हैं और वो अपनी गुशियांग को देखने लगता है और कहते हैं, माफ़ करना। अभी गुशियांग कहती है, क्या हुआ वेन केसिंग को, आखिर वो हॉस्पिटल में क्या कर रहा है और आखिर ऐसे उसकी हालत कैसी हो गई। अभी झाऊ कुछ कहने को तैयार नहीं था। तभी यहाँ पर डॉक्टर आते हैं जो बताते हैं कि क्या हुआ है और क्या सिस्टम है। अभी गुशियांग बहुत टेंशन में आ जाती है और कहती है, मेरा भाई ठीक तो हो जाएगा ना। अभी डॉक्टर कहते हैं, अभी इन्हें इंजेक्शन वगैरह दिया गया है और ये बहुत जल्द होश में आ जाएंगे, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे कि आखिर में इस स्टोरी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ़िलहाल के लिए मैं चलती, बाय बाय।